नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान का अड्डा पर। दोस्तों मैं हूं राकेश सिहाग और दोस्तों आज से हम एक नई श्रृंखला स्टार्ट करने जा रहे हैं। और ये जो श्रृंखला है आपकी दोस्तों, ये आपकी जो भी राजस्थान के अंदर जितने भी पेपर हुए हैं 2015 से लेके 2019 तक, उन पेपरों में जो साइंस के क्वेश्चन पूछे गए थे उन्हीं का डिस्कशन मैं आपके सामने करने वाला हूं। तो ये जो पेपर है दोस्तों, ये पटवारी एग्जाम 2015 का है। पटवार 2015 का ये पेपर है और इसमें जो भी साइंस के क्वेश्चन में पूछे गए थे वो मैं आपके सामने लेके आया हूं और वही डिस्कशन हम करने वाले हैं। तो दोस्तों इसमें 40 से लेके 60 नंबर क्वेश्चन तक पेपर तक, मतलब 60 तक क्या पूछे गए थे, ये क्वेश्चन पूछे गए थे साइंस के। वही साइंस के क्वेश्चन मैं आपके सामने पेश करने वाला हूं जो आपके लिए बहुत अच्छे साबित होंगे आपकी पटवारी एग्जाम के लिए। तो चैनल पर अगर आप पहली बार हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे, वीडियो को आप लाइक जरूर करेंगे, शेयर करेंगे अपने दोस्तों तक, ठीक है, जिससे कि उनको भी फायदा मिले। चलिए स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं 40 से लेके 60 नंबर क्वेश्चन तक जो भी साइंस के क्वेश्चन है उनके बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। 41 तक जो क्वेश्चन है दोस्तों वो आपके साइंस के नहीं हैं, वो आपके जीके के हैं। चलिए बात करते हैं 41 नंबर क्वेश्चन से। ये रहा साहब 41 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। चलिए हाँ, 41 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, अच्छे से आपको देखना है। चलिए आपके सामने क्वेश्चन है कि एक बच्ची एक जादुई दर्पण के सामने खड़ी है। एक बच्ची है, वो क्या है, एक दर्पण के सामने खड़ी है और वो एक प्रकार का जादुई दर्पण है। अच्छा, वह अपने प्रतिबिंब में अपना सिर तो बड़ा देखती है, शरीर का जो मध्य भाग है वो समान आकार का देखती है, और जो उसके पैर हैं वो उसको कैसे दिखाई देते हैं, छोटे दिखाई देते हैं। पैर उसके छोटे दिखाई दे रहे हैं, उसका सर बड़ा दिखाई दे रहा है और उसके शरीर का मध्य भाग उसको समान आकार का दिखाई दे रहा है। अगर हम बात करते हैं ऊपर से नीचे की तरफ चलते हैं तो ऊपरी सिरे से जादुई दर्पण में संयोजन का क्रम क्या होगा। देखिए, ये मान लो एक लड़की है, ये लड़की किसी दर्पण के सामने खड़ी है, ये मान लो दर्पण है, तो इस दर्पण में अपना जो सर जो देख रही है, अपना जो सिर देख रही है, वो तो क्या देख रही है, बड़ा देख रही है ना। और जो बीच का जो भाग है, मध्य भाग, वो समान आकार का दिखाई दे रहा है इस दर्पण के अंदर। और जो नीचे के जो पैर हैं वो इसको क्या दिखाई दे रहे हैं, छोटे दिखाई दे रहे हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि दर्पण में प्रतिबिंब दिखेगा और प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब से बड़ा किस दर्पण के अंदर दिखता है, तो आपको पता होना चाहिए अवतल दर्पण के अंदर। अवतल दर्पण में वास्तविक बिंब का बड़ा प्रतिबिंब दिखता है। कहने का मतलब जो अवतल दर्पण होता है ना, अवतल दर्पण वो छोटी वस्तु का क्या करता है, बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, और जो समतल दर्पण होता है वो बराबर का प्रतिबिंब बनाता है, और जो उत्तल दर्पण होता है वो क्या करता है, बड़ी वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो इसमें कौन सा संयोजन हो जाएगा, ऊपर तो अवतल हो जाएगा, बीच में हो जाएगा आपका समतल और नीचे हो जाएगा आपका उत्तल। तो इसका आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 4 क्या है, बिल्कुल राइट है। आया होगा आपको समझ में, बिल्कुल। तो इसी प्रकार से हम समझ के चलेंगे जिससे आपको सारे जो कंसेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएं और अच्छे से आप एग्जाम के अंदर क्वेश्चनों को अटेम्प्ट कर सको। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि किसी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु नेत्र के सामने 80 सेंटीमीटर दूरी पर है। यानी दूर बिंदु का जो मान दे रखा है वो क्या दे रखा है, आपका 80 सेंटीमीटर दे रखा है। और इस दोष को संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की प्रकृति तथा क्षमता क्या होगी। इसमें आपको 2 क्वेश्चन पूछे हैं, एक तो आपको लेंस का नाम पूछा है और एक इसकी आपको क्षमता पूछी है। चलिए पहले हम लेंस की प्रकृति की बात करते हैं, यानी निकट दृष्टि दोष में किस प्रकार का लेंस काम आता है। देखिए मेरे दोस्तों, यानी पहले आपको समझना है निकट दृष्टि दोष होता क्या है। निकट दृष्टि दोष होता है जिसमें दूर की वस्तु दिखाई न दे, जिसमें दूर की वस्तु दिखाई न दे उसको हम क्या बोलते हैं, निकट दृष्टि दोष बोलते हैं। और निकट दृष्टि दोष में होता क्या है, मान लो ये हमारी आंख है, ठीक है, और पीछे से क्या रहा है, कोई प्रकाश की किरण आ रही है, और यहां पर हमारे आंख के अंदर एक उत्तल दर्पण की भांति उत्तल लेंस की भांति एक लेंस होता है, और वो लेंस क्या करता है, इस प्रकार से चित्र बनाता है इस रेटिना के ऊपर, यहां पर चित्र बनाता है। लेकिन जब निकट दृष्टि दोष हो जाता है किसी व्यक्ति के, तो ये प्रतिबिंब जो है ना, ये इस रेटिना के ऊपर न बन के कहां बन जाता है, आगे बन जाता है। आगे क्यों बन जाता है, क्योंकि ये जो लेंस है ना, ये लेंस ये प्रकाश किरणों को ज्यादा अपवर्तित कर देता है, इस प्रकार से ज्यादा अपवर्तित करके, और यहीं पर क्या कर देता है, आपस में इनको मिला देता है, और यहीं पर क्या हो जाता है, प्रतिबिंब बन जाता है। अब इस
मतलब समस्या को खत्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो प्रकाश किरणें है ना, ये प्रकाश किरणें इस प्रकार से आए कि ये प्रकाश किरणें यहाँ पर जाके मिले तो प्रतिबिंब सही बन जाएगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पर एक अवतल लेंस का प्रयोग करना पड़ता है। किसका प्रयोग करना पड़ता है, अवतल लेंस का। तो आप ये बात अच्छे से ध्यान रखोगे कि जो निकट दृष्टि दोष होता है उसमें किस दर्पण की, किस लेंस की आवश्यकता होती है, तो अवतल लेंस की आवश्यकता होती है, अवतल लेंस की। अब आपका ये नहीं हो सकता और ये नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें क्या दे रखा है, उत्तल लेंस दे रखा है। अब बात आती है इन दो की। अब देखो दोस्तों, आपको सूत्र लगा के निकालने की आवश्यकता नहीं है, आप सीधा ही इसका अनुमान लगा सकते हो। लेंस तो अवतल है। अब अवतल लेंस जो होता है, अवतल लेंस, उसकी जो दूरी होती है, कौन सी दूरी, फोकस दूरी। ये जो दूरी होती है इसको फोकस दूरी बोलते हैं। जो दूर बिंदु और जो निकट बिंदु होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फोकस दूरी बोलते हैं। तो किसी भी लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो कैसी होती है, हमेशा ध्यान रखना मेरे प्यारे दोस्तों, उसकी जो दूरी होती है अवतल लेंस की वो हमेशा माइनस की होती है। किसकी होती है, माइनस की। तो अगर ये दूरी माइनस की है तो इसके हम अगर माइनस लगा देंगे तो इसका उत्तर भी क्या आएगा, माइनस में आएगा। इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैसे आप निकाल भी सकते हो 1.25 कैसे आया, तो 1.25 आपका आएगा। यानी किसी भी लेंस की क्षमता निकालने के लिए, क्षमता को हम लिखते हैं P से। P का सूत्र होता है 1/f, और ये जो f होता है ये आपको मीटर में लेना पड़ता है। किसके अंदर लेना पड़ता है, मीटर में लेना पड़ता है। तो P बराबर 1/f, f का मान किसके अंदर है, सेंटीमीटर में। इसको आप मीटर में चेंज करोगे तो क्या जाएगा, देखो 80/100 करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 4/5। ये आपका 4/5 आएगा यहाँ पर, ये 4/5। अब इसको हम चेंज करेंगे तो 5/4 हो जाएगा, और 5 में 4 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 1.25 आएगा। और आगे डी क्यों लगा रखा है, क्योंकि डी का मतलब डायोप्टर होता है, और डायोप्टर क्या है, लेंस क्षमता का सूत्र है। और ये जो दूरी होती है ये माइनस की होती है, इसलिए इसकी क्या हो जाएगा, माइनस का चिन्ह भी लग जाएगा। तो आपको ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद कर सकता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अभी अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 43 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो कैसा होता है। भाई कोई इस प्रकार की नलिका है, इस प्रकार की कोई नलिका है, इस नलिका में जो चुंबकीय क्षेत्र है वो इस पूरी नलिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा, शून्य होगा, या फिर सिरों की ओर जाने पर घटेगा, या फिर सिरों की ओर जाने पर बढ़ेगा, या फिर सभी बिंदुओं पर समान रहेगा। तो ध्यान रखना, जो एक विद्युत धारावाही जो सीधी नली होती है, परिनालिका जो होती है, उसमें सभी बिंदुओं के ऊपर क्या होता है, समान चुंबकीय क्षेत्र होता है। सभी बिंदुओं पर समान चुंबकीय क्षेत्र होता है, ये बात हमेशा आपको ध्यान रखनी है। किसी भी धारावाही सीधी लंबी नलिका के बारे में अगर आपको बात करें और चुंबकीय क्षेत्र की अगर बात करें तो आपका क्या हो जाएगा, सभी बिंदुओं पर समान चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से बात करते हैं 44 नंबर क्वेश्चन की। 44 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने कि TI प्लास्मिड जो आनुवंशिक इंजीनियरिंग में प्रयुक्त होता है यह किससे प्राप्त होता है। दोस्तों आनुवंशिक इंजीनियरिंग क्या होती है, जैसे आपने देखा होगा बायोटेक्नोलॉजी आप बोल सकते हैं इसको, या जैव प्रौद्योगिकी बोल सकते हैं, या फिर इसको ये मान सकते हैं कि मान लो कोई पौधा है, ये कोई पौधा है और इस पौधे की अच्छी किस्म प्राप्त करनी है तो इसमें कुछ क्या कर देते हैं, हम चेंजमेंट कर देते हैं, तो हमें अच्छी किस्म क्या हो जाती है, प्राप्त हो जाती है। यानी किसी भी कृत्रिम विधि के द्वारा हम किसी पौधे में कुछ अच्छी किस्मों को मिला दें तो हमें जितने भी पौधे प्राप्त होंगे वो क्या होंगे, सभी अच्छी किस्म के ही प्राप्त होंगे। इसको बोलते हैं आनुवंशिक इंजीनियरिंग, यानी इसके जीन में कुछ परिवर्तन कर देते हैं। तो जीन में परिवर्तन करने के लिए टाई प्लाज्मिड नाम का एक क्या होता है, पदार्थ काम आता है। वो किससे प्राप्त होता है, तो दोस्तों वो आपको प्राप्त होता है एक बैक्टीरिया से, और उस बैक्टीरिया का नाम है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। ध्यान रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस से क्या होता है, हमें टाई प्लाज्मिड प्राप्त होता है जो आनुवंशिक इंजीनियरिंग में काम आता है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, 4 नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या होगा, इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 45 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। देखिए, हार्मोन उत्पादन से संबंधित एक फलन है, यानी इनमें से हार्मोन स्रावित किससे होता है। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं पोन्स की। तो पोन्स एक मस्तिष्क का भाग होता है, तो इससे किसी भी प्रकार का कोई हार्मोन उत्पन्न नहीं होता। समुद्री घोड़े से भी क्या नहीं होता, हार्मोन उत्पन्न नहीं होता।
अस्थि मज्जा से भी क्या नहीं होता, हार्मोन उत्पन्न नहीं होता। तो फिर हार्मोन उत्पन्न होता किससे है? तो दोस्तों हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस एक मस्तिष्क का भाग होता है, लेकिन ये अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में काम करता है। किसके रूप में काम करता है? अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में काम करता है। इसलिए इस हाइपोथैलेमस से क्या प्राप्त होता है? हार्मोन प्राप्त होता है। और उस हार्मोन का नाम भी आपको ध्यान रखना है, उस हार्मोन का नाम है गोनेडोट्रोपिन। गोनेडोट्रोपिन नाम का जो हार्मोन है वो किससे प्राप्त होता है? वो इस हाइपोथैलेमस से प्राप्त होता है। और दोस्तों ये जो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन होता है, ये गोनेडोट्रोपिन जो हार्मोन होता है, ये पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन के ऊपर क्या करता है? नियंत्रण रखता है। पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन के ऊपर क्या करता है? नियंत्रण रखता है। और इस पीयूष ग्रंथि को हम क्या बोलते हैं? मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। अब देखो मास्टर के ऊपर नियंत्रण कौन रख रहा है? ये हाइपोथैलेमस रख रहा है। भाई हाइपोथैलेमस मास्टर ग्रंथि के ऊपर क्या करता है? नियंत्रण रखता है, कंट्रोल रखता है। इसलिए इस हाइपोथैलेमस को भी क्या कहा जाता है? मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि भी इसको कहा जाता है। मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है? क्योंकि हाइपोथैलेमस मास्टर ग्रंथि का भी मास्टर है। यानी मास्टर ग्रंथि यानी पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि के ऊपर ये नियंत्रण रखता है, इसलिए इसको मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं। और दोस्तों हाइपोथैलेमस को एक नाम से और जाना जाता है, वो नाम है आपका मास्टर ऑफ ऑर्केस्ट्रा। मास्टर ऑफ ऑर्केस्ट्रा के नाम से भी इसको जाना जाता है, जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन 46 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो सभी को पता है मेरे दोस्तों, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो 120 दिन होता है। कितना होता है? 120 दिन। आरबीसी का जो जीवन काल है वो 120 दिन का होता है। 120 दिन के बाद में आरबीसी क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। और आरबीसी की जो मृत्यु होती है, आरबीसी की जो मृत्यु होती है वो कहाँ पर होती है दोस्तों? वो प्लीहा के अंदर होती है। कहाँ पर होती है? प्लीहा में। इसीलिए प्लीहा को क्या कहा जाता है? आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? आरबीसी का जो कब्रिस्तान कहा जाता है वो इसी प्लीहा को कहा जाता है, क्योंकि प्लीहा की यहाँ पर 120 दिन के बाद क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं आरबीसी के बारे में, तो दोस्तों आरबीसी के अंदर केंद्रक पाया जाता है। लेकिन दो ऐसे प्राणी हैं, एक तो नाम है ऊंट और एक है लामा। इनकी जो आरबीसी होती है, इसकी आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। इसके अंदर जो आरबीसी उसमें क्या नहीं पाया जाता? केंद्रक नहीं पाया जाता है। अन्य सभी स्तनधारी प्राणियों के अंदर क्या पाया जाता है? आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, लेकिन ऊंट और लामा की आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। अच्छा, आरबीसी के बारे में एक बात आपको और ध्यान रखनी है दोस्तों, जो सबसे बड़ी आरबीसी होती है, बड़ी आरबीसी किसके अंदर होती है? तो सबसे बड़ी आरबीसी होती है ऊंट के खून के अंदर। ऊंट का जो ब्लड होता है उसमें सबसे बड़ी आरबीसी होती है, ध्यान रखना, ठीक है। और ये कुछ बातें आपको ध्यान रखनी थी। एक बात आपको और ध्यान रखनी है, यानी अगर हम ऊंचाई पर जाते हैं, जैसे जैसे ऊंचाई पर जाएंगे वैसे वैसे आरबीसी की संख्या भी बढ़ेगी और इसका आकार भी बढ़ेगा। अच्छा, कितनी मीटर की ऊंचाई पर कितनी प्रतिशत की वृद्धि होती है? तो ध्यान रखना, प्रत्येक 4200 मीटर ऊंचाई पर क्या होती है? 30% की वृद्धि हो जाती है। किसके अंदर वृद्धि होती है ये ध्यान रखना? इसके आकार और संख्या दोनों में वृद्धि होती है जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं। और 4200 मीटर की ऊंचाई पर 30% की वृद्धि इसके आकार और संख्या में हो जाती है। उम्मीद कर सकता हूं क्वेश्चन के जो फैक्ट हैं वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई तकलीफ महसूस हो रही है इस पेपर के अंदर, या मेरे पढ़ाने में कोई तकलीफ आपको लग रही है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन आपको जरूर मिलेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, 47 नंबर क्वेश्चन की। 47 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित विषाणु में से कौन सा विषाणु आम सर्दी का कारण बनता है? यानी हमारे सर्दी जुकाम जो होती है वो कौन से वायरस के कारण होती है, कौन से विषाणु के कारण होती है, उस विषाणु का नाम आपको बताना है। तो जो आम हमारे सर्दी जुकाम जो होती है वो राइनो विषाणु के कारण होती है। किसके कारण? राइनो वायरस के कारण। ध्यान रखना, राइनो विषाणु के कारण हमारी आम सर्दी जुकाम होती है। और दोस्तों राइनो वायरस के बारे में आपको बता दूं, पहले ये खुद एक प्रकार का वंश हुआ करता था। इस राइनो वायरस के कई प्रकार के वायरस हुआ करते थे, ठीक है। लेकिन ये मान्यता अब क्या कर दी गई है? रद्द कर दी गई है। अब इस राइनो वायरस का एक नया वंश बनाया गया है और उस वंश का नाम है एंटेरो वायरस। क्या नाम दिया गया है उसको? एंटेरो वायरस नाम दिया गया है। ध्यान रखना, एंटेरो वायरस का ये क्या है?
विषाणु माना जाता है आपका राइनो वायरस, लेकिन पहले खुद का ही इसका ये राइनो वायरस एक प्रकार का वंश था, लेकिन इस मान्यता को खारिज कर दिया गया और फिर इसके नए वंश की खोज की गई और उस वंश का नाम आपको ध्यान रखना है एंटेरोवायरस। उम्मीद कर सकता हूं ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। आगे बढ़ सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन से पादप से कीटनाशी पाइरेत्रम बनाया जाता है। उस पौधे का आपको नाम बताना है जिससे कीटनाशी पाइरेत्रम बनाया जाता है। तो कीटनाशी पाइरेत्रम जो बनाया जाता है आपका, वो बनाया जाता है मेरे प्यारे दोस्तों क्राइसेंथीमम से। किससे बनाया जाता है? क्राइसेंथीमम से बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका जो 2 है वो क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्राइसेंथीमम से आपका कीटनाशी पाइरेत्र बनाया जाता है। ध्यान रखना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बात करते हैं 49 नंबर क्वेश्चन की। 49 नंबर क्वेश्चन की बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब एन प्रतिरोध कितने हैं आपके? एन है, और प्रत्येक प्रतिरोध का मान क्या है आपका? आर है, और इसको किस क्रम में जोड़ा गया है? समांतर क्रम में जोड़ा गया है। तब परिणामी प्रतिरोध का मान क्या प्राप्त हुआ आपको? एक्स प्राप्त हुआ। जब यही एन प्रतिरोधों को हम श्रेणी क्रम में जोड़ दें तो कुल प्रतिरोध कितना प्राप्त होगा, यानी इस परिणामी प्रतिरोध का मान कितना प्राप्त होगा? देखिए, हमें प्रतिरोधों की संख्या कितनी दे रखी है? एन संख्या दे रखी है, और प्रतिरोध का मान कितना दे रखा है? आर दे रखा है। ठीक है, और समांतर क्रम में जोड़ने पर इसका आंसर क्या आया आपका? एक्स आया। ये हमें कुछ दे रखा है और हमें पूछा है कि इन्हीं एन प्रतिरोधों को और आर परिणाम के प्रतिरोधों को हम किस क्रम में जोड़ दें? से श्रेणी क्रम में जोड़ दें तो इसका आंसर क्या होगा, ये आपसे पूछा है। तो देखिए, मैं इस आर को क्या मान लेता हूं? मैं इस आर को मान लेता हूं 5 मान लेता हूं। मैं मान लो मैंने 5 मान लिया, ठीक है, और एन की जगह मैंने मान लिया 3। एन का मान मैंने 3 मान लिया और आर का मान मैंने 5 मान लिया। इसका जो आंसर होगा वो तो आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा। अब ये ऑप्शन नंबर 4 क्यों होगा, इसको समझने के लिए मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं। देखिए, मान लो हमारे पास 5 ओम के 3 प्रतिरोध हैं। 5 ओम के कितने हैं? 3 प्रतिरोध हैं। ये 3 1 2 3, ये तो क्या हो गया? एन का मान हो गया, और ये 5 5 5 क्या हो गया आपका? आर का मान हो गया। अब इनको किस क्रम में जोड़ना है? श्रेणी क्रम में जोड़ना है। अच्छा, इनको श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो सीधा ही जोड़ देंगे, सीधा ही जोड़ेंगे। कितना आंसर आएगा आपका? 15 आंसर आएगा। 15 आंसर आ गया। लेकिन इस 15 को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं? देखो, 15 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 3 की स्क्वायर इंटू 1 की स्क्वायर इंटू 3 की स्क्वायर इंटू 15 को हम लिख सकते हैं 3 की स्क्वायर इंटू 5/3। अच्छा, ये 5/3 कहां से आया? ये 5/3 मैं आपको बताऊंगा कहां से आया। ये 5/3 कहां से आया मैं आपको बताऊंगा। देखिए, पहले इसको किस क्रम में जोड़ा गया था? समांतर क्रम में जोड़ा गया था। तो इनको समांतर क्रम में जोड़ के देखो, समांतर क्रम में अगर हम जोड़ते हैं तो इस प्रकार से जोड़ते हैं 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5, इसी प्रकार से जोड़ते हैं। तो देखो, ये जो 1/5 1/5 1/5 को जोड़ेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा? 3/5 आएगा। ये जो 3/5 जो मान आया है वो 1/r का मान आया है। हमें किसका मान चाहिए? हमें तो r का मान चाहिए। तो r का मान हम करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5/3 हो जाएगा, क्योंकि इसको भी हम अगर बदलेंगे ना, ऊपर ले जाएंगे तो इस संख्या को भी बदल देंगे तो ये 5/3 हो जाएगा। और ये 5/3 आपका क्या है? ये 5/3 आपका समांतर क्रम का उत्तर आया है, और समांतर क्रम के उत्तर को हम क्या बोलते हैं? x बोलते हैं। तो ये x का मान आपका कितना आ गया? 5/3 आ गया। तो अब इस सूत्र में हम रखने की कोशिश करते हैं। देखिए, n का मान आपको पता है कितना है? 3 है। 3 की मैंने क्या कर दी? स्क्वायर कर दी। 3 की मैंने स्क्वायर कर दी क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर दे रखा है। आपस में गुणा कर दिया क्योंकि इसके बीच में कोई चिन्ह नहीं है। और x का मान कितना है आपका? 5/3 है। 5/3 है। तो इसको हम काट देंगे तो कितना आएगा? 5 दिया 15 आएगा। देखो, इस सूत्र के अनुसार हम करते हैं तो भी 15 आंसर आता है, और इस सीधा ही डायरेक्ट करते हैं तो भी क्या आता है आपका? 15 आंसर आता है। तो ध्यान रखना, इसका करेक्ट आंसर आपका जो होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 होगा, n²x। n²x आपका क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि रोग प्रतिकारक होते हैं। रोग प्रतिकारक होते हैं, इनके बारे में आपको बताना है। रोग प्रतिकारक क्या होते हैं? तो ध्यान रखना, जो रोग प्रतिकारक जो होते हैं
उनको कहा जाता है ग्लोबुलिन्स। क्या कहा जाता है? ग्लोबुलिन्स कहा जाता है, या फिर गामा ग्लोबुलिन्स भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? गामा ग्लोबुलिन्स। एक प्रकार की ये क्या होती है? एंटीजन होते हैं हमारे, एक प्रकार की ये प्रतिरक्षा तंत्र होता है, एक प्रकार का प्रतिरक्षा तंत्र, या फिर इसको हम बोल सकते हैं एंटीबॉडी। क्या बोल सकते हैं? एंटीबॉडी। एंटीबॉडी का एक प्रकार है, एंटीबॉडी का एक प्रकार है ग्लोबुलिन्स, गामा ग्लोबुलिन्स। और यही गामा ग्लोबुलिन्स हमें क्या करते हैं? रोग प्रतिकारक का काम करते हैं, हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का कार्य करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर एक आपका क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित अभिक्रिया, ये आपको दे रखी है NH3+5O2, इसके आगे अभिकारक तो आपका ये हो गया, इसका उत्पाद आपको दे रखा है नाइट्रोजन ऑक्साइड और जल, ये आपको दे रखा है। तो हम आपको ये पूछा है कि ये कौन सी अभिक्रिया है, तो देखिए ये समझने की कोशिश करते हैं। ये उदासीनीकरण अभिक्रिया नहीं है, क्योंकि उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या होता है? अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं, अम्ल प्लस क्या करते हैं? क्षार आपस में क्रिया करते हैं और लवण और जल का निर्माण करते हैं, लवण और जल का निर्माण करते हैं। लेकिन इसमें ये लवण नहीं है, जल तो है लेकिन ये लवण नहीं है। इसका मतलब ये क्या नहीं हो सकती? उदासीनीकरण अभिक्रिया नहीं हो सकती। ये संयोजन अभिक्रिया भी नहीं हो सकती। संयोजन का मतलब क्या होता है? जुड़ना, यानी दो अभिकारक आपस में जुड़ के एक का निर्माण करते हैं। तो ये कंडीशन भी नहीं है, क्योंकि इस साइड भी दो हैं और इस साइड भी ये दो हैं, तो ये संयोजन भी नहीं है। तो ये दोनों तो हो नहीं सकते। अब बात बची है विस्थापन और अपचयन की। अच्छा, विस्थापन की अगर हम बात करते हैं तो विस्थापन में क्या होता है? एक तत्व किसी दूसरे तत्व को विस्थापित करता है। तो आप देख सकते हैं अच्छे से, यहां पर N के साथ में क्या लगा है? H लगा है, और यहां पर N के साथ में क्या लगा है? O लगा है। कहने का मतलब इस ऑक्सीजन ने क्या कर दिया? इस हाइड्रोजन को विस्थापित कर दिया। इस ऑक्सीजन ने क्या कर दिया? इस हाइड्रोजन को विस्थापित कर दिया। कहने का मतलब यहां पर विस्थापन हुआ है। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया हो गई? विस्थापन अभिक्रिया हो गई। किस प्रकार की अभिक्रिया हो गई? ये विस्थापन अभिक्रिया हो गई। अच्छा, विस्थापन के अलावा भी अभिक्रिया हो सकती है क्या? बात करते हैं हम अपचयन की। तो अपचयन यहां पर देखो रेडॉक्स दे रखा है, तो ये अपचयन नहीं है, ये रेडॉक्स, यहां पर रेडॉक्स नाम आएगा, है ना, रेडॉक्स, क्योंकि इंग्लिश का ही सही माना जाता है, हिंदी का सही नहीं माना जाता है। आपने कभी भी इंट्रोडक्शन पढ़े हैं तो आपको यहाँ पर रेडॉक्स नाम दिया मिलेगा, अच्छे से समझना इस बात को। तो ये रेडॉक्स अभिक्रिया भी है। रेडॉक्स का मतलब क्या होता है? रेडॉक्स का मतलब होता है जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों प्रकार की अभिक्रिया होती है। जिसमें अपचयन और उपचयन दोनों प्रकार की जो अभिक्रिया है उसको हम क्या बोलते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। तो इसमें दोनों प्रकार की अभिक्रियाएं हो रही हैं। कैसे? देखो, उपचयन का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना, और अपचयन का मतलब होता है ऑक्सीजन का कमी होना। यहां पर देखो N के साथ में ऑक्सीजन जुड़ा है, N के साथ में ऑक्सीजन जुड़ा है, इसका मतलब इन दोनों के बीच में क्या हो गया? इन दोनों के बीच में हो गया आपका उपचयन। इन दोनों के बीच में क्या हो गया? उपचयन हो गया। और यहां पर देखो, यहां पर ऑक्सीजन है पहले, यहां पर ऑक्सीजन 2 है, और यहां पर अब कितना है? ऑक्सीजन 1 है। इसका मतलब ऑक्सीजन की क्या हो गई? कमी हो गई। इसका मतलब ये क्या हो गई? अपचयन भी हो गई। तो इस अभिक्रिया के अंदर दोनों प्रकार की अभिक्रियाएं हैं, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कहने का मतलब ए व सी दोनों, ए और सी आपका क्या होंगे? दोनों होंगे। ये विस्थापन अभिक्रिया भी है और आपकी रेडॉक्स अभिक्रिया भी है। क्या है? आपकी रेडॉक्स और विस्थापन दोनों प्रकार की अभिक्रिया है। उम्मीद कर सकता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वैसे आपने बेसिक चीजें कुछ पढ़ रखी होंगी, वैसे मैं आपको बेसिक भी करवाने वाला हूं। जैसे ये क्वेश्चन जो हमारी सीरीज है, जैसे ये पेपर खत्म होते हैं उसके बाद मैं आपको थ्योरी करवाऊंगा बहुत जबरदस्त वाली। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, 52 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 52 नंबर क्वेश्चन है कि 18 कैरेट सोने में कितना % सोना होता है? 18 कैरेट सोने में कितने % सोना होता है? तो देखिए, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? शुद्ध सोना आपका 24 कैरेट का होता है। यहां पर मान कितना दे रखा है? कितना दे रखा है? 18 दे रखा है। तो आपको पता है, जैसे आपके टोटल 50 नंबर है, 50 में से आपके कितने आए? 30 नंबर आए। तो बताइए आपके कितने प्रतिशत बने? यही तो बात दे रखी है यहाँ पर। टोटल कितने हैं आपके? 24 कैरेट हैं, उसमें से कितने कैरेट हैं? 18 कैरेट आपको दे रखे हैं। तो बताइए इसका प्रतिशत कितना होगा? तो आपको पता है, इस प्रकार का प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करते हैं? दी गई मात्रा में हम कुल मात्रा का भाग देते हैं और गुणा में क्या करते हैं? 100 करते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे? हल करेंगे ना। तो इसको अगर हम हल करेंगे तो इसका आंसर आएगा आपका 75%। इसका आंसर क्या आएगा आपका? 75% आएगा। तो 18 कैरेट सोने में कितना सोना हो जाएगा? 75% सोना हो जाएगा, और 25% कुछ अन्य पदार्थ हो जाएंगे, जैसे तांबा हो गया या फिर चांदी हो गया।
ठीक है ना। इसी प्रकार से अगर आपको दे दे कि 20 कैरेट सोने में, 20 कैरेट सोने में कितना सोना होगा, तो आप निकाल सकते हैं दी गई मात्रा बटे कुल मात्रा गुणा 100। अगर आप इसको हल करेंगे तो जो भी इसका आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, आपका सोने की प्रतिशत मात्रा हो जाएगी। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, 53 नंबर क्वेश्चन की। 53 नंबर क्वेश्चन है कि डीसी जनरेटर में आर्मेचर में उत्पन्न विद्युत होती है, यानी जो डीसी जनरेटर होता है उसमें विद्युत धारा कैसी उत्पन्न होती है, डीसी उत्पन्न होती है या फिर एसी उत्पन्न होती है। तो आपको पता है मेरे दोस्तों, डीसी के अंदर आपकी कौन सी धारा उत्पन्न होगी, डीसी धारा उत्पन्न होगी। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन करती कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल अधिकतम होगा। अधिकतम प्रेरित विद्युत वाहक बल कब होगा, एक घूर्णन करती हुई कुंडली के अंदर कब होगा। जब दोस्तों अगर इस क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, अगर इस क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। जब कुंडली से जुड़े फ्लक्स में परिवर्तन की दर अधिकतम होगी, फ्लक्स में परिवर्तन की दर अगर अधिकतम होगी तभी प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान क्या होगा, अधिकतम होगा। क्योंकि विद्युत वाहक बल जो होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो फ्लक्स के ऊपर डिपेंड करता है। अगर फ्लक्स में परिवर्तन ज्यादा हो रहा है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान अधिकतम होगा। अगर फ्लक्स का मान कम हो रहा है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहां पर अधिकतम की पूछिए तो यहां पर क्या हो जाएगा, आपका फ्लक्स में परिवर्तन की दर अगर अधिकतम होगी तभी ये विद्युत वाहक बल क्या होगा, आपका अधिकतम होगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्न में से किस प्रकार का आरएनए प्रसंस्करण में भाग लेता है। आरएनए प्रसंस्करण में कौन सा आरएनए भाग लेता है, तो ध्यान रखना बड़े अच्छे से। आरएनए प्रसंस्करण में आपका एचएनआरएनए भाग लेता है, यानी विजातीय नाभिकीय आरएनए भाग लेता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। विजातीय नाभिकीय जो आरएनए होता है वही आपका आरएनए प्रसंस्करण में क्या लेता है, भाग लेता है। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है कि एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या होता है। एक पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है उसमें ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, तो आपको ध्यान रखना है। देखिए कोई भी पारिस्थितिकी तंत्र है, इसमें यानी पेड़ पौधे भी हैं, इसमें सूर्य भी है, इसमें और छोटे मोटे जीव भी हैं, जैसे मनुष्य भी है, गाय भेड़ बकरी भी हैं। तो आपको पता है ये जो भी गाय भेड़ बकरी या शेर चीता जो भी होते हैं वो किसके ऊपर डिपेंड रहते हैं, वो डिपेंड रहते हैं इस पौधों के ऊपर। और पौधे अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं, पौधे अपना भोजन सूर्य से प्राप्त करते हैं, सूर्य की रोशनी से प्राप्त करते हैं। तो जो सूरज की रोशनी होती है, सूरज की जो रोशनी होती है वही क्या होती है, आपका ऊर्जा का स्रोत होता है। ऊर्जा का स्रोत जो होता है वो सूर्य की रोशनी होती है। सूर्य की रोशनी से पौधे अपना भोजन करते हैं। पौधों को मनुष्य या फिर गाय भेड़ बकरी खाते हैं और उनको चीता शेर वो खाते हैं। इसी प्रकार से आगे चलता रहता है, यानी ये एक श्रृंखला बन जाती है। तो महत्वपूर्ण जो स्रोत होता है वो आपका क्या होता है, सूरज की रोशनी होती है। ऑप्शन नंबर आपका जो 2 है वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 57 नंबर क्वेश्चन की। 57 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या होता है। तो प्राकृतिक गैस के अंदर 75% आपका CH4 होता है और CH4 को बोलते हैं मीथेन गैस। क्या बोलते हैं, मीथेन बोलते हैं। तो किसी भी प्राकृतिक गैस का जो मुख्य घटक होता है वो आपका होता है मीथेन। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए 58 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि एक 4 हेनरी की कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल 16 वोल्ट है। यानी प्रेरित विद्युत वाहक बल को हम बोलते हैं ई से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, ई से। तो ई का मान हमें 16 वोल्ट दे रखा है और इस हेनरी कुंडली जो होती है, कुंडली की जो हेनरी में जो मान होता है उसको हम बोलते हैं एल। उसको हम किससे डिनोट करते हैं, एल से डिनोट करते हैं। और दोस्तों धारा में परिवर्तन की दर हमें पूछी है, तो परिवर्तन की दर को हम किससे डिनोट करते हैं, DI/dt। DI/dt से क्या करते हैं, धारा की परिवर्तन की दर को मतलब डिनोट करते हैं। तो देखिए विद्युत वाहक बल का जो सूत्र होता है वो होता है आपका E = L × DI/dt।
L इंटू डी आई बटे डी टी। यहाँ पर E का मान हमें 16 दे रखा है, L का मान हमें 4 हेनरी दे रखा है, गुना डी आई बटे डी टी का मान हमें पूछा है, डी आई बटे डी टी का मान हमें पूछा है। तो हम क्या करेंगे, डी आई बटे डी टी का मान ज्ञात करने के लिए इस 4 को हम क्या कर देंगे, इसके भाग में भेज देंगे, और इसके भाग में भेजेंगे तो उत्तर किसका क्या आएगा, 4 आएगा। ऑप्शन इसका 4 एम्पियर पर सेकंड, 4 एम्पियर पर सेकंड इसका क्या हो जाएगा, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। तो बड़ी अच्छे से मैंने आपको बताया, ये समझ में आपको आ गया होगा। ये सूत्र आपको ध्यान रखना है, ये सूत्र बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसी प्रकार से बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीसीआर से जांच किसकी होती है। पीसीआर से किसकी जांच होती है, तो पीसीआर से जो जांच होती है दोस्तों वो होती है एचआईवी की। एचआईवी की जो जांच होती है वो किसके द्वारा होती है, पीसीआर जांच के द्वारा होती है। और पीसीआर का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है पॉलीमर चेन रिएक्शन। पॉलीमर चेन रिएक्शन, इसकी फुल फॉर्म भी आपको ध्यान रखना है, पॉलीमर चेन रिएक्शन। पॉलीमर चेन रिएक्शन के द्वारा किसकी जांच होती है, एचआईवी की जांच होती है। ठीक है, बिल्कुल। इसी प्रकार से बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, 60 नंबर क्वेश्चन की। तो आपका 60 नंबर क्वेश्चन है कि शरीर की सबसे बड़ी रक्त वाहिका निम्न में से कौन सी है। शरीर की सबसे बड़ी रक्त वाहिका कौन सी है, तो सबसे बड़ी रक्त वाहिका की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों महाधमनी। महाधमनी इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। महाधमनी ही क्या है दोस्तों, सबसे बड़ी रक्त वाहिका है। ठीक है, तो उम्मीद कर सकता हूं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों 41 से लेकर 60 तक, 41 से लेकर 60 तक 20 क्वेश्चन इस पेपर में आपके आए थे 2016 में। 2016 में जो आपका पटवार का जो एग्जाम हुआ था उसका पेपर मैंने आपको हल करवाया है। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट लग रहा है, कोई भी आपको दिक्कत हो रही है समझने में, तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो में। उसके बाद जो मैं आपको वीडियो दूंगा उसमें आपको इसकी क्या मिलेगी, कमी दूर करी हुई मिलेगी, ये मैं आपसे वादा करता हूं। इसके साथ साथ दोस्तों मेरी करंट अफेयर की क्लास भी चलेगी, मेरी 2 क्लासेस चलेंगी। एक तो ये साइंस की क्लास चलेगी, इसके साथ साथ मेरी करंट अफेयर की क्लास चलेगी। दोनों क्लासों को आपको अच्छे से प्यार देना है जिससे कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिले। डेली करंट अफेयर की क्लास में आपको बहुत अच्छे तरीके से करवाऊंगा, और साइंस की क्लास में आपको बहुत जी तोड़ मेहनत करके आपको करवाने वाला हूं। बस आप थोड़ा सा साथ दीजिए, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आज की इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।